आपसे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 हिस्ट्री का आप सही बच्चों का 31 जुलाई को पेपर है। और 31 जुलाई को पेपर के लिए मैंने आप सही बच्चों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब आप सही बच्चों को इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और इसी प्रकार आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 14, मेजर पेपर 15 और माइनर पेपर का सभी चीज़ों वीडियो जो आपको हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे बना हुआ है वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी बच्चों के, ये सिलेबस था हमने आपको बताया हुआ था और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने जो आपको बताया था जिसमें ब्रिटिश शासन काल में जो भू राजस्व, ठीक है, यानी जो लैंड टैक्सेशन होता है बेसिकली, उसके प्रशासन की आपको विवेचना यहाँ पर करनी है। ये सवाल 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर के लिए वीवीआई कर लीजिएगा सवाल को। या फिर ब्रिटिश काल में जो न्यायिक प्रशासन होता था उसकी आपको विवेचना करनी है। तो चलिए हम लोग बताने वाले ब्रिटिश शासन काल में जो भू राजस्व था उसमें किस प्रकार प्रशासन चलता था। तो अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि लुटेरों का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक लुटेरों का गैंग था जिसने भारत पर क्या किया, अपने शासन मौजूद करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हमारे भारत की देखिए जितने भूमि व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा चेंजेस किया, बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे इनका सबसे मेन उद्देश्य यही था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, राजस्व, मतलब बेसिकली टैक्स लूटना है। और उसके बाद हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था जिसे हम कृषि कहते हैं, कृषि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको तोड़ देना, ये इनका काम था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे ज्यादा इसका यहाँ पर दोहन किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले 3 सबसे प्रमुख जो है भू राजस्व प्रणाली को उन्हें लागू किया, जिसमें अगर आपने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त एक होता है हमारे पास जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, दूसरा होता है रतवाड़ी सिस्टम और तीसरा होता है महलवारी सिस्टम यानी महलवाड़ी व्यवस्था जिसे कहा जाता है। तो 3 भाग में इन्होंने क्या किया, टैक्सेशन को लागू किया था, या 3 प्रणाली था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 का था हमारे पास। इसमें क्या हुआ था, एक इसका लीडर माना जाता है जिसको बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड मत रखिएगा, ये लोग कॉर्नवालिस लोग पढ़ते हैं हम लोग इसको। इसने क्या किया, बंगाल जो प्रेसिडेंसी, जो बेसिकली बंगाल की प्रेसिडेंसी कुछ क्षेत्र थे जिसमें हो गया बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सब चीज़ों में कुछ खासियत है। जैसे कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं थी इस जगह में, क्या कि जमींदारी को, जो जमींदार थे बेसिकली लोग वहां के जो थे, उनको भूमि का स्वामित्व दे दिया गया था। और सरकार ने जमींदारों से क्या कर लिया था कि आप हमको हर महीना इतना टैक्स दीजिएगा, जिसे बदलना संभव नहीं था, मतलब ये जो नियम लग चुका है वो बदलना नहीं सकता। और यदि कोई जमींदार अगर समय पर जमा नहीं कर पाया तो उसका जमीन क्या नीलाम कर दिया जाता था और दूसरा को बेच दिया जाता था। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने लागू करने बताया। अब देखिए इसका लाभ उनको क्या हुआ, ये बताया गया कि अंग्रेजों को क्या हुआ, एक फिक्स्ड और एक निश्चित राजस्व मिलना स्टार्ट हो गया कि हाँ हर महीना इतना इतना अमाउंट आएगा। दूसरा यहाँ क्या किया, जमींदार को भूमि सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, जितना भी भूमि सुधार था यहाँ पर उन लोगों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये दूसरा लाभ था इसका। अगला दोस्त में बात करें तो जमींदारों ने क्या किया, अगर उनको पैसा किससे मिले, वही किसान से, तो उन्होंने किसानों को शोषण करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, अत्यधिक जितना ज्यादा हो सके लगान वसूला जाने लगा और किसानों की जो स्थिति थी वो और ज्यादा यहाँ पर दयनीय हो चुकी थी। अगला हमारे पास है जिसमें इससे हुआ क्या कि जो कृषि उत्पादन था उसमें गिरावट आई और जमींदारों का जो ध्यान है खाली किस चीज का था, टैक्सेशन पर नहीं, कर पे था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन वसूला जाए। अब अगला है हमारे पास जिसमें जो सिस्टम इसका नाम है रतवारी सिस्टम। इसका मतलब लीडर माना जाता है थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। इनका क्षेत्र, इनके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो मद्रास, बॉम्बे, असम और बर्मा आते थे। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, यह किसान को, यहाँ किसान को भूमि का स्वामी बनाया माना गया, यानी जो किसान है उन्हीं को वहाँ का मालिक माना गया। और सीधा जो टैक्स रहता था वो किसान, बेसिकली क्या करते थे ये लोग, सरकार क्या करती, सीधा किसान से टैक्स लेती थी और कर हर साल, मतलब जिसका फसल रहा उस आधार पर आपका टैक्स, मतलब ज़्यादा फसल हुआ था ज़्यादा आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, ये यहाँ का सिस्टम रखा गया था। अब इसके देखिए कुछ लाभ थे उन लोगों के लिए कि पहले क्या, जमींदार का अत्याचार नहीं था, लेकिन डायरेक्टली नहीं था, फिर डायरेक्टली तो था ही, जमींदार नहीं था तो लेकिन ब्रिटिश लोगों को तो था। सरकार का सीधा संपर्क क्या हुआ, लगातार किसान से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहा हमारे पास। अब दोस्त में बात करें तो दोस्त तो बहुत ज्यादा किसानों पर क्या क्या था, कर का जो बोझ था वो अत्यधिक था, मतलब कर बहुत ज्यादा, टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया था। जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया, मान लीजिए सूखा, बाढ़ आ गया, इसके बाद भी उनसे कर वसूला जाता था। अब किसान कर में डूब गए तो उनको अपना जमीन बेच देना पड़ता था, तो इससे भी लॉस होता था। तो ये इसके कुछ हमारे पास दोष है। अगला हमारे पे व्यवस्था जिसका नाम है महलवारी व्यवस्था, ठीक है। इसमें इसका जो लीडर माना जाता है वो हॉल्ट मैकेंजी या मैकेंजी और विलियम बेंटिंग को माना जाता है। और इनके हिस्से में जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं उत्तर भारत के पश्चिमी हिस्से, जिससे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र आते हैं। अब इसकी देखिए मुख्य विशेषता क्या थी अगर बात करें तो यहाँ जो गांव है उनको महल को
गांव बेसिकली क्या, गांव को राजस्व निर्धारण की इकाई माना गया, यानी गांव बेसिकली टैक्सेशन का यूनिट माना गया। ग्राम का जो प्रधान या मुखिया को कर इकट्ठा, मतलब गांव का जो मुखिया होगा या जो प्रधान होगा वो टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देता था। और हर 20-20 साल में यहाँ कर की समीक्षा की जाती है कि टैक्सेशन में क्या इंक्रीमेंट हुआ, क्या डिक्रीमेंट हुआ, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। अब इसके क्या लाभ हुए कि गांव के लोग सामूहिक रूप से क्या होते, जिम्मेदार होते हैं, मतलब एक बड़े पैमाने पर लोग ग्रुप बना के यहाँ पर जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल होते थे। दोस्त में बात करें तो सामूहिक जिम्मेदारी, मतलब किसी का प्रश्न निभा नहीं था, गरीब किसानों पर सीधा सीधे बोझ यहाँ पर लाद दिया जाता था और सरकारी अधिकारियों ने जमकर यहाँ पर क्या किया था, भ्रष्टाचार किया था। अब इसके देखिए कुछ परिणाम निकले, यहाँ जो राजस्व जो नीति लगाया तो कुछ परिणाम, जैसे किसानों का यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, भारी शोषण हुआ, ऋणग्रस्तता, मतलब यहाँ पर ऋण मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो लोन है वो बढ़ता चला गया, गरीबी बढ़ी, जो परंपरागत खेती करते मतलब जो ट्रेडिशन तरीका था वो लगातार नष्ट होते चला गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जितने भारत के संसाधन थे उनका दोहन करके अपने देश में सम्मिलित कर लिया, मतलब अपना देश बनाते चले गए, अपने देश को पैसा भेजते रहे। और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह यहाँ से चरमरा गई थी, वो खत्म होने लगी थी। अगर हम बात करें तो ब्रिटिशों की जो भू राजनीति का जो मूल उद्देश्य था, मतलब मेन काम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली करना है और किसानों का तो कल्याण करना है नहीं। इन सभी ने क्या किया, हमारे जो भारतीय कृषि और जो हमारे ग्रामीण जीवन को बर्बाद कर रख दिया। किसानों की हालात जो थी वो अलग गुलामों से कुछ कम नहीं थे यहाँ पर, और भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार यहाँ पर आघात पहुंचाया जा रहा था, ये इनका काम था हमारे पास। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हमने आपको समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा जाता है वो है रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना करें। ये सवाल देखिए 5 नंबर के नजर से पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा। 15 नंबर पूछेगा तो ज़्यादा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, 5 नंबर पूछे तो उतना तो बड़ा नहीं करना है। तो पहले 5 नंबर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो बेसिकली हमारे पास जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक क्या था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, यह हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां जो वार्षिक अधिवेशन था, जो मार्च 1940 में जो हमारा वर्तमान में झारखंड के जो रामगढ़ हजारीबाग जिले में हुआ था, इसका कह सकते हैं इसका इनॉग्रेशन या फिर इसका आयोजन। तो इस अधिवेशन का आयोजन था ऐसे समय हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की जो मांग थी वो बहुत तेजी से यहाँ पर पकड़ रही थी। अब इसके देखिए क्या उद्देश्य थे, अगर हम इसके बात करेंगे तो इसके देखिए कुछ प्रमुख उद्देश्य थे रामगढ़ कांग्रेस के। तो सबसे पहले क्या था इसमें कि भारतीय जनता को क्या करना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित करना, मतलब सारे के सारे हमारे भारतीय जनता को एक इकट्ठा करना ताकि ये जो संग्राम है वो सफल हो सके। फिर ब्रिटिश सरकार की देखिए जो भी युद्ध नीति थे उनका क्या करना है, हमें विरोध करना है। फिर हमारे भारतीय देखिए जितने भी युवा उनके प्रति उनके मन में देशभक्ति की भावना को क्या करना है, प्रोत्साहित करने का काम था। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक और जो भी अन्य संगठन थे उनके साथ क्या करना, तालमेल बैठाना था। ये कुछ इनके प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम कुछ प्रमुख घटनाएं और अगर निर्णय के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी का इन पर क्या प्रभाव पड़ा इस सेशन का हमारे पास अधिवेशन का, यानी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रामगढ़ अधिवेशन के माध्यम से अपने विचारों को क्या किया, व्यापक रूप से इसमें प्रचार किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार की देखिए जो नीति जो भी वित्त नीतियां थी, इनकी जो पॉलिसी थी उनका खुलकर क्या किया, आलोचना की। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद यह उनका पहला जो प्रमुख शक्ति प्रदर्शन था सुभाष चंद्र बोस जी का। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि ब्रिटिश युद्ध नीति का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार की उस नीति का विरोध किया जिसने भारत में बिना परामर्श, मतलब भारत के लोगों को बिना सलाह लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों हमारे भारत के लोगों को शामिल कर दिया। इस चीज का उन्होंने विरोध किया। फिर इसमें युवाओं का योगदान था। इस अधिवेशन में युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं की भूमिका दर्शा रहा था कि युवा भी क्या हो चुके हैं, अब इस चीज में आंदोलन जुड़ चुके हैं। फिर हमारे आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर चर्चा। कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय समाज के जो भी कमजोर वर्ग और किसानों के लिए यहाँ पर योजनाओं पर चर्चा की कि अगर हम इन लोगों को हटा देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे मुक्ति भी पा सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व का प्रबल प्रभाव पड़ा। रामगढ़ अधिवेशन ने क्या किया, यह साबित कर दिया कि हमारे पास जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो भारतीय राजनीति में एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उभर चुके हैं। फिर कांग्रेस के भीतर क्या हो, विचारों टकराव हुआ। जैसे आपको मालूम होगा 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके थे कांग्रेस भी। जैसे महात्मा गांधी सुभाष चंद्र दोनों के विचार का मतभेद था, एक अहिंसा चाहते थे, एक हिंसा चाहते थे हमारे पास। तो गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर बचते थे, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस जी सशस्त्र संघर्ष का सुझाव दे रहे थे। वहीं पर बात करें स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे भारत के युवा हो गए, किसानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के क्या किया, अपने जोश और जुनून का यहाँ पर परिचय दिया।
फिर हमारे झारखंड का ऐतिहासिक महत्व, जो रामगढ़ है बेसिकली जो वर्तमान झारखंड में, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध और जो भारत का दृष्टिकोण था, इस अधिवेशन ने यह संदेश दे दिया कि भारत अपनी जो स्वायत्तता के बिना, देखिए ब्रिटिश युद्ध के जो नीति है उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। तो रामगढ़ अधिवेशन जो है बेसिक कांग्रेस अधिवेशन, ये हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ है, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना था। इसने क्या किया, कांग्रेस के भीतर जो भी मतभेद चल रहे थे उनको उजागर किया और स्वतंत्रता के लिए एक नया दृष्टिकोण को जन्म दिया। और इसी अधिवेशन झारखंड ने के लिए गौरव का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में आया था। तो ये था हमारे पास रामगढ़ जो कांग्रेस अधिवेशन था, उसके बारे में कुछ जानकारी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, जो कि पूछा जाएगा पेपर में। अगला सवाल हमारे पास है, झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह जी के जो देन थे, ठीक है, उनके देनों का यहाँ पर क्या करना, आपको मूल्यांकन करना बोला गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो झारखंड आंदोलन भारत के देखिए पूर्वी क्षेत्रों में अगर आदिवासी और जो अन्य वंचित समुदायों के लिए एक अलग राज्य की मांग पर एक आधारित था हमारे पास। इस आंदोलन के जो भी प्रमुख और जो करिश्माई नेता थे वो कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा जी ने क्या किया, आदिवासी समाज को संगठित किया और झारखंड में आंदोलन को एक नई यहाँ पर दिशा देने की कोशिश की। तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने केवल क्या काम किया, केवल वो राजनेता नहीं थे बल्कि एक शिक्षाविद, पत्रकार और भारतीय जो हमारी हॉकी टीम के कप्तान भी थे। उन्हें आदिवासियों की पहचान, अधिकारों और उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कार्य किए थे। अब यहाँ बात करें तो झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा जी के देखिए यहाँ पर जो प्रमुख योगदान थे उनमें सबसे पहला उन्होंने क्या किया, आदिवासी समाज को क्या इकट्ठा किया, ये संगठन किया। तो जयपाल सिंह जी ने आदिवासी को अधिकारियों की, आदिवासी जो भी लोग थे उनके अधिकार जो थे उनकी रक्षा और उनके विकास के लिए क्या किया, एक आदिवासी महासभा की क्या की स्थापना की। ये उनका सबसे पहला काम था। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इसे बदलकर झारखंड पार्टी बदल दिया। मतलब ये जो महासभा था उसको हटा के झारखंड पार्टी बना दिया, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के विकास और एक अलग राज्य की जो बेसिकली मांग हो रही थी उसको एक राजनीतिक रूप मिल सके, इन्होंने काम किया। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो राजनीतिक नेतृत्व और झारखंड पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ। तो 1950 के दशक में झारखंड बेसिकली क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा जी के नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने क्या किया, आदिवासी और झारखंड राज्य के जो अन्य वंचित समुदाय थे उनको एकजुट किया और उन्होंने झारखंड क्षेत्र के लिए एक विशेष अधिकार मांगा और स्वायत्तता के लिए 1952 के पहले आम चुनाव में झारखंड पार्टी ने क्या किया, जो बिहार विधानसभा है उसमें एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। फिर संसद में भी क्या हुए, झारखंड की आवाज उठी। जैसे जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हमारे संसद में पहुंचे और उन्होंने झारखंड के सवाल को यहाँ पर उठाया। उन्हें संसद में जोर दिया कि आदिवासी क्षेत्रों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और झारखंड को अलग राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया जाना चाहिए, इनकी मांग में थी। फिर सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर संघर्ष, जयपाल सिंह मुंडा जी ने भूमि हो गया, अधिकार हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर क्या किया, विशेष जोर दिया। उनका उद्देश्य आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना था, लेकिन उनकी पहचान और संस्कृति को बचाए रखते हुए ये भी उनका सोच था। अगला हमारे पास है आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा। तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी समाज को उनकी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के लिए क्या किया, जागरूक किया। उन्होंने आदिवासी समाज को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए क्या क्या संघर्ष करना सिखाया कि किस प्रकार संघर्ष हम लोग कर सकते हैं। फिर जैसा जो जयपाल सिंह मुंडा जी के योगदान को मूल्यांकन करके बात करें तो पहला है सकारात्मक योगदान। इनमें अगर बात करने चलते हैं तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने झारखंड आंदोलन को एक सशक्त और संगठित रूप दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, झारखंड क्षेत्रों के जो भी लोग हैं उनमें एकजुटता और जागरूकता यहाँ पर पैदा की। उनके प्रयास से झारखंड आंदोलन को राष्ट्रीय पटल पर यहाँ पर लाया गया। और लेकिन इस चीज़ की, हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, तो इसकी भी सीमाएं थी कि झारखंड आंदोलन को पूरी तरह सफलता उनके जीवन काल में कभी नहीं मिल पाई। झारखंड पार्टी बाद में बिहार की मुख्यधारा राजनीति में कमजोर हो गई। जयपाल सिंह मुंडा जी के बाद ये जो नेतृत्व में है कि एकता में कमी रहेगी। फिर तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन में प्रथम और सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित कर एक नई राजनीतिक चेतना जागृत की थी। इनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन नींव रखी, जिसका परिणाम क्या हुआ, आपको मालूम हो कि 2000 में झारखंड क्या हुआ, एक अलग राज्य के रूप में सामने आया हमारे पास। और इसलिए जयपाल सिंह मुंडा को सही अर्थों में झारखंड आंदोलन का शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल को आपको याद रखना है हमारे पास। अब अगला सवाल है हमारे पास, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इसके कुछ प्रमुख जो मुख्य या प्रमुख बोलिए उपबंध थे उनका आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया। तो चलिए यही डिस्कस करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो छोटा नागपुर क्षेत्र जिसमें झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा में आदिवासी जो किसानों थी उनकी भूमि पर बाहरी जो लोग थे जिसे दिक्कू कहा जाता था वो कब्जा करने की घटना लगातार बढ़ती चली जाती है। ऋण के बदले या धोखाधड़ी से आदिवासियों की जो जमीन थी वो छीनी जा रही थी। इसे आदिवासी समाज में एक आक्रोश था और असंतोष का माहौल था। इस समस्या से समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इंग्लिश 1908 कहा जाता है,
इसका उद्देश्य था कि आदिवासी किसानों की भूमि पर उनके पारंपरिक जो अधिकार हो गए उनकी रक्षा करना है, और साथ ही साथ बाहरी लोग जो भी जमीन खरीदने आते थे उनको यहाँ से रोकना था। ये उनका उद्देश्य था इस नियम के अंतर्गत। अब इस अधिनियम के देखिए प्रमुख कुछ उद्देश्य थे, जिनमें आदिवासियों की भूमि पर उसके परंपरागत तरीकों का रक्षा करना है। दूसरा, भूमि के अवैध जो हस्तांतरण होता है उनको रोकना है। फिर जमींदारों द्वारा जो किसान के शोषण पर क्या करना, नियंत्रण हटाना है, लगाना सॉरी। और भूमि विवाद का जो शीघ्र है यहाँ पर समाधान करना है कि कोई भी अगर लैंड से जुड़ा डिस्प्यूट आ गया तो जल्द से जल्द सॉल्व कर लेना है। अब इसके कुछ मुख्य उपबंध जो क्वेश्चन पूछा भी गया था, मेन प्रोविजन रूप में बात करें तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास भूमि का संरक्षण करने बोला गया है। तो इस अधिनियम के अनुसार आदिवासी क्या कर सकते हैं, अपनी भूमि को गैर आदिवासी या बाहरी व्यक्ति को तो नहीं बेच सकते, यानी जो गैर आदिवासी समाज का नहीं उसको भी नहीं बेच सकते, बाहरी आदमी को भी नहीं बेच सकते हैं। यदि कोई आदिवासी भूमि जो है गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित करवाता है, मतलब इलीगल रूप से काम कराता है, तो इसे मूल मालिक को वापस करने का इसमें प्रावधान दिया गया था। फिर काश्तकारी के अधिकारियों को, यानी काश्तकार मतलब जो टेनेंट है उनके अधिकारों को रक्षा करनी चाहिए। कोई भी काश्तकार जो नियमित रूप से लगान चुका रहा है तो उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे किसानों को स्थायित्व मिलेगा और अपनी खेती के अधिकार को लेकर वो आश्वस्त हो पाएगा यहाँ पर हमारे पास। फिर यहाँ पर किराए की सीमा तय होना, मतलब जमींदारों द्वारा जो बेसिकली टैक्सेशन लगाए जाते थे उनकी अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था। फिर चौथा पॉइंट है, भूमि विवादों में समस्या जो समाधान होता था उसकी व्यवस्था। जैसे भूमि विवाद निपटारे के लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ विशेष न्यायालय बना दिए थे, जिससे ये सब जो मामले थे वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते थे। इन न्यायालयों के खिलाफ इस न्यायालय में निर्णय के खिलाफ उच्च अदालत में अपील का अधिकार भी दिया गया था। अगर मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं इस चीज से तो आप क्या कर सकते हैं, इससे बड़े जो हायर कोर्ट है हमारे पास, हाई कोर्ट है, उसमें जाके आप अपील कर सकते हैं, बताया गया है। अगला है यहाँ पर ऋण और जो भूमि की जब्ती पर यहाँ रोक लगाया गया। ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर जो आदिवासी किसान है, ठीक है, उनकी भूमि को बाहरी लोगों के हाथ में नहीं लिया जा सकता था। और यह प्रावधान क्या किया गया था कि साहूकार के अत्याचार को रोकने के लिए काम किया गया था। अब छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर प्रभाव के बारे में बात करें तो इस अधिनियम ने क्या किया, आदिवासियों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार दिया और बाहरी लोगों पर यहाँ हड़पने का जो जमीन हड़प लेते थे यह बंद हो गया। और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में क्या हुआ, एक सुरक्षा और विश्वास का यहाँ पर वातावरण उभर रहा था। तो छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 जो आदिवासी किसानों के लिए यहाँ पर जो अधिकार रचना करने वाला एक ऐतिहासिक कदम था। इसने क्या किया, आदिवासी भूमि की रक्षा सुनिश्चित की और बाहरी लोगों के अतिक्रमण पर रोक लगाई। और यह अधिनियम झारखंड के आदिवासी समाज के लिए सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक बड़ा यहाँ पर सहारा साबित हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि, लेकिन हमने इससे पहले पेपर असहयोग आंदोलन पढ़ाया था। अब यहाँ पर झारखंड में इसका क्या भूमिका था, हमें ये वर्णन करना है कि झारखंड में क्या इसका इंपॉर्टेंस है इस आंदोलन का, आइए जानते हैं सवाल में हम लोग। तो अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के झारखंड में भूमिका वर्णन, तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1920 में की थी। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को क्या करना, संगठित करना था, मेन इसका उद्देश्य था। आंदोलन में अंग्रेजी शासन की जो संस्थाओं था उनका बहिष्कार करना, जो भी विदेशी चीजें उनको जलाना है और ब्रिटिश कानूनों का यहाँ पर क्या करना है, विरोध में शामिल करना है। झारखंड में देखिए इस आंदोलन का प्रसार कैसे हो, अगर बात करें तो झारखंड जब एक बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो इसके आदिवासी और गैर आदिवासी समाज में इस आंदोलन में क्या किया, सबसे पहले सक्रिय भाग लिया। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना में आंदोलन का व्यापक असर हुआ। दूसरा तीसरा पॉइंट हमारे पास कि आदिवासी क्षेत्रों की इसकी भूमिका थी। जैसे यहाँ बात करें तो बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में सबसे पहले जागरूक आदिवासी समाज असहयोग आंदोलन से जुड़ा और आदिवासियों ने जंगल जमीन पर अधिकार की मांग की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। सिंहभूम और संथाल परगना में लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों का उन्होंने बहिष्कार किया। अगला है किसानों और जमींदारों की जो मजदूरों की सक्रियता थी। हजारीबाग और जो पलामू वाले क्षेत्र है उसमें किसानों ने क्या किया, जो कर यानी टैक्स जो हुआ लगान देना बंद कर दिया। मजदूरों ने क्या किया, अंग्रेजों और जमींदारों का अत्याचार का विरोध करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ जो कोयला खदान जो लोग काम करते थे, फैक्ट्री में काम करने मजदूरों ने क्या किया, हड़तालें करना शुरू यहाँ पर कर दिया था हमारे पास। अगला है जो भी विदेशी वस्त्र और शराब का बहिष्कार। यानी देखिए रांची और चाईबासा में देखिए जो ब्रिटिश विदेशी कपड़ा की यहाँ पर होली जलाई गई थी और साथ ही साथ शराब की जितनी दुकान था उनमें यहाँ पर धरना दिया गया था और लोगों ने क्या किया, देसी उत्पादों का यहाँ पर लगातार उपयोग किया था। अब शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो रांची, हजारीबाग, दुमका के बेसिकली क्षेत्रों में क्या किया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों को कॉलेज छोड़ दिए, राष्ट्रीय विद्यालय और स्वदेशी शिक्षा केंद्र खोले गए। अगर हम बात करें झारखंड के कुछ प्रमुख नेता जिनमें पंडित रामनंदन मिश्र हो गए या मिश्रा हो गए हमारे पास, जगहलाल चौधरी, कृष्ण वल्लभ सहाय ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आदिवासी जो नेता है भी वो गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगे और स्थानीय पंचायतों ने क्या किया, जितने ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश मानने से इसका इनकार कर दिया तो बताया गया हमारे पास। अगला हमारे पास है इसी पॉइंट में कि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उन्होंने क्या किया, सबसे पहले
आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया और कई को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची और सिंहभूम में आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक भेजे गए, फिर भी झारखंड की जो जनता है वो डटी रही और आंदोलन करते रही। अब देखिए इस आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा। तो झारखंड की जनता में राजनीतिक चेतना का लगातार प्रसार हुआ और इस आंदोलन ने आदिवासी और गैर आदिवासी समाज को एकजुट कर दिया। यह क्षेत्र जो है स्वतंत्रता संग्राम के अगले चरणों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका था। तो असहयोग आंदोलन ने क्या किया, झारखंड की जनता में आजादी ललक और यहाँ जागरूकता पैदा कर दी थी। आदिवासी समाज और किसान ने साहस के साथ यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई की और यह आंदोलन झारखंड के विशेष स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित हो चुका था, हमें बताया गया। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों के पेपर में जो पूछा जाएगा। उससे पूछा सकता है कि एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का यहाँ पर आपको वर्णन करने बोला गया। तो झारखंड राज्य के गठन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि झारखंड राज्य हमारे देश के देखिए सभी राज्यों में कहा जाए खनिज के मामले में, पैसे के मामले में सबसे अमीर हो सकता है कहने के लिए, कई हमारे पास मिनरल्स है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सब नजर में हम लोग फकीर आदमी हैं। तो झारखंड क्षेत्र जो हमारे पास ऐतिहासिक रूप से हमारे पास सबसे ज्यादा खनिज है, घने जंगल है, हमारी जो आदिवासी संस्कृति के लिए हम लोग प्रसिद्ध हैं। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये लंबे समय महसूस करते हैं कि उन्हें उचित विकास, अधिकार और पहचान नहीं मिल पा रही, और ये वास्तविकता भी हमारे झारखंड के लोगों के लिए। तो झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी जो समाज है दोनों बिहार से अलग एक राज्य की मांग कर रहे थे। तो ब्रिटिश काल से ही छोटा नागपुर और जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है, इनपे जो इन क्षेत्रों पर विशेष यहाँ पर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में देखने की कोशिश की, लेकिन यह अलग राज्य के रूप में यह साकार तो नहीं हो सका हमारे पास। अब बात करें तो प्रारंभिक प्रयास क्या किए गए थे और अलग राज्य की मांग की बात करें तो ये कहानी जो शुरू होती है ये 1912 में लगभग शुरुआत होती है। तो 1912 में बिहार, उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत बना हुआ था। तब पहली बार झारखंड लोगों ने क्या किया, झारखंड को अलग एक राज्य मांग की यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मांग उठाई। जब 1930 का दशक आया तो जो जयपाल सिंह मुंडा जी थे उन्होंने क्या किया, झारखंड पार्टी का बेसिकली क्या किया, स्थापना किया या फिर गठन हुआ, जिसने अलग राज्य की मांग को मौजूद किया। और पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वह आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और यहाँ पर जो क्षेत्रीय विकास था ये काम करना था। फिर स्वतंत्रता की बात करें हम लोग तो स्वतंत्रता के बाद भी झारखंड क्षेत्र बिहार का हिस्सा लगा बना हुआ था। क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि हमारे जो देखिए प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है, लेकिन उन्हें विकास का लाभ भी तो मिल नहीं पा रहा, ये भी दिक्कत वाला बात था। अगर हम बात करें झारखंड आंदोलन का आरंभ और विस्तार तो 1970 से लेकर 80 के दशक में आंदोलन, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम जिस शॉर्ट में कहते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और अन्य संगठनों ने क्या किया, आंदोलन को तेजी से यहाँ पर लागू किया, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद यहाँ पर मुर्मू हो गए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बाबुल जैसे नेताओं ने क्या किया, इसका नेतृत्व किया था। अब अगर आंदोलन के रूप में बात करें तो आंदोलन में जनसभाएं, रेल, सड़क जाम हुए, हड़तालें, भूख हड़ताल सभी चीज शामिल थे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन कई बार आपको मालूम है आंदोलन शांतिपूर्ण तो हो नहीं सकता, कई बार यहाँ टकराव हुए। अब इसके कारण के रूप में देखें तो आदिवासी जो समाज के अधिकारों को यहाँ देखी की जा रही थी। प्राकृतिक संसाधन कोयला, लोहा, बॉक्साइट के दोहन के बावजूद यहाँ गरीबी थी। हमारी क्षेत्रीय पहचान जो हमारी सांस्कृतिक कह सकते संरक्षण थी उसके हमें आवश्यकता थी। झारखंड का जो गठन आपको मालूम होगा 15 नवंबर 2000, ठीक है, यह ऐतिहासिक दिन था। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने क्या किया, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ पर निर्णय ले लिया और राज्य का जो गठन हुआ था हमारे पास 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य बना। यह जो दिन है बेसिकली भगवान बिरसा मुंडा जी हमारे उनकी जयंती भी है, जो झारखंड के आदिवासियों के महानायक माने जाते हैं, महानायक हैं भी, माने नहीं जाते, माने गए हमारे। तो झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया। अब इसके देखिए कुछ विशेषताएं, जैसे राजधानी तो रांची को बनाया गया, उच्च न्यायालय भी रांची में। झारखंड खनिज संपदा में समृद्ध है, लेकिन हमारी जो सामाजिक और जो आर्थिक रूप से हम लोग बहुत अभी पिछड़े हुए इस मामले में। झारखंड देखिए जब गठन भी हो गया तो इसके बाद बहुत सारी चुनौतियां थी, उपलब्धियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, नक्सलवाद जैसे बहुत सारी ऐसे तमाम समस्याएं थी। आदिवासी अधिकारियों का संरक्षण हो गया और विकास योजनाओं का यहाँ पर क्रियान्वयन भी करना था हमारे पास। अब उपलब्धि गिनने के बारे में बात करें तो राज्य बनने के बाद कई विकास यहाँ परियोजना शुरू हुई, जैसे औद्योगिक निवेश बढ़ा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार यहाँ सुधार हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन यहाँ के लोगों के लिए लंबे संघर्ष और बलिदानों का हमें परिणाम है। यह राज्य जो है आदिवासी और जो क्षेत्रीय जनता की प्राकृतिक पहचान और विकास की आकांक्षा का प्रतीक है। हालांकि राज्य बनने के बाद भी झारखंड को कई चुनौतियां अभी भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आप सभी बच्चे देख ही होंगे, और यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन से इसे आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है हमारे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत जी के बारे में यहाँ पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध आपको लिखने बोला जाएगा। तो ताना भगत आंदोलन हमारे झारखंड के आदिवासी समाज का एक ऐतिहासिक और हमारे पास एक कह सकते हैं ऐतिहासिक और एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन जो हमारे पास झारखंड देखा जाए आदिवासी आंदोलन जो है आदिवासियों द्वारा अंग्रेज हो गए
या फिर जो महाजन हो गए हमारे पास और जो जमींदार थे बेसिकली, ठीक है, उनके शोषण के खिलाफ यहाँ पर किया गया था। इस आंदोलन न केवल हमारे आदिवासी समाज को सामाजिक सुधार की और अग्रसर की आगे बढ़ाया, बल्कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी ये योगदान में रहा। जैसे अगर बात करें तो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि के रूप में बात करें तो ब्रिटिश काल में झारखंड के देखिए हमारे जितने आदिवासी समाज पर अत्याचार बढ़ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जंगल कानून लागू कर पे आदिवासियों के जो जंगल के अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया था। महाजन और जमींदारों तक जो भूमि हड़प ली गई थी और अधिकतर लगातार यहाँ पर कर लगाए गए थे। यहाँ पर जो शराब और अन्य सामाजिक बुराइयों ने भी क्या किया, बेसिकली हमारे पर आदिवासी समाज को यहाँ पर लगातार कमजोर बना दिया था। और इसी शोषण और न्याय के खिलाफ 1914 में क्या हुआ, जो जतरा उराव के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत होती है 1914 में, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पर आंदोलन जो प्रारंभ हुआ और नेतृत्व जो है वो ताना भगत जी ने किया। जतरा उराव ने आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें सामाजिक बुराई से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से मांसाहार, शराब, हिंसा, अंधविश्वास ये सभी चीजों को छोड़ने का उन्होंने आग्रह किया। अब यहाँ बात करें तो जतरा उराव को आदिवासी समाज ने एक धार्मिक और एक सामाजिक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था। आंदोलन के देखिए कुछ प्रमुख उद्देश्य, जैसे पहला हमारे पास है कि अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा जो किए गए अत्याचारों का विरोध करना है, साथ ही साथ आदिवासियों को पारंपरिक अधिकार जो उनके दिए गए और उनको भूमि पर हक की रक्षा करनी है, और आदिवासी समाज को शराब और अन्य बुराई से मुक्त करवाना है। फिर एकता और स्वच्छता का यहाँ संदेश देना है और अंग्रेजी शासन के करों और जो कानूनों का यहाँ बहिष्कार लगातार करने जाना हमारे पास। फिर इस आंदोलन का स्वरूप अगर विस्तार के रूप में बात करें तो ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में ये उभरा था। आदिवासियों ने क्या किया, सफेद कपड़े पहनना स्टार्ट किया और जो शुद्ध जीवन है वो जीना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को कर देने से लगातार इनकार कर दिया था। अब आंदोलनकारियों जिन्होंने जय बिरसा, जय जतरा और जय गांधी जैसे नारे लगते थे और बाद में ये आंदोलन जो बेसिकली गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ गया था हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी इस चीज पर। तो ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, इस आंदोलन दबाने के लिए बहुत सारे यहाँ पर काम किए थे। जैसे कई बार ताना भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया, फिर भी आंदोलनकारियों ने क्या किया, अपने जो सिद्धांत थे उन पे यहाँ पर समझौता नहीं किया। ताना भगत आंदोलन का देखिए महत्व क्या था, इस आंदोलन ने क्या किया, आदिवासी जो भी समाज है हमारे पास उसमें जागरूकता फैलाई यहाँ पर, और यह स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के योगदान का प्रतीक बना। इस आंदोलन ने क्या किया, आदिवासियों को शोषण और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया और ताना भगत के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर गांधी जी के विचारों को इसमें झारखंड में क्या क्या प्रचार किया गया ये बताया गया। तो ताना भगत जो आंदोलन बेसिकली हमारे पास झारखंड के आदिवासी समाज के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय हुआ है हमारे पास। यह आंदोलन न केवल स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना, बल्कि इसने हमारे जो आदिवासी जो समाज है उनको सामाजिक सुधार और एकता का यहाँ पर संदेश दिया। जतरा उराव और उनके अनुयायियों के बलिदान की वजह आज भी हमारे झारखंड की जो धरती है उसमें उन्हें याद सम्मान से यहाँ पर याद किया था, ये बताया हुआ है। तो ये सवाल, इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। सवाल है, झारखंड के वन संशोधन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें। तो हमारा झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने घने जंगल, जो जैव विविधता हो गई और खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य न केवल हमारा झारखंड का जंगलों का प्रदेश है, बल्कि हमारे देखिए यहाँ अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय समय के साथ हमारे वनों के जो संरक्षण हो गया, प्रबंधन हो गया और उपयोग के लिए यहाँ पर कई संशोधन और लगातार ये नीति बनाई गई थी। जैसे झारखंड में देखिए वनों का महत्व जो है वो लगातार आपको मालूम है घटता चला जा रहा है। बोले महत्व क्यों, लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं लेकिन पेड़ लगाते हैं, उन्हें अब सब कुछ आर्टिफिशियल चाहिए, ठीक है। अगर आप देखते हो कोई शॉपिंग मॉल से तो आदमी क्या करता है, जाके नकली पेड़ खरीद के लाएगा, नकली का सब गुलदस्ता खरीद के लाएगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं लगेगा। काहे नहीं लगाएगा, बस इच्छा नहीं है उसका में। तो यहाँ झारखंड का माना जाता था कि लगभग 29% भूभाग वनों से आच्छादित है हमारे पास। वनों का महत्व क्या आपको मालूम है, हाँ, हमारे पर्यावरण के संरक्षण करना, जलवायु संतुलन को क्या करना, मैनेज करना या बैलेंस करने के रूप में काम करता है हमारे पास। अगला यहाँ बात करें तो आदिवासियों की आजीविका मुख्य स्रोत है हमारे पास। जो भी आदिवासी लोग हैं देखिए जंगलों से लकड़ी या फिर जो भी चीज लेकर आते हैं उनसे वो बेसिकली उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनकी आजीविका मुख्य स्रोत है जड़ी बूटी, लकड़ी, यहाँ ला हो गया, शहद हो गया, जैसे वन्य उत्पादों पर केंद्र था। वन्य जीवों के आवास का मतलब जंगली जानवर कहाँ रहेंगे, आप खुद बताइए ना। तो झारखंड में देखिए वनों की स्थिति बात करें तो झारखंड वनों का वितरण जो है असमान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। जैसे पलामू, सिंहभूम, गुमला, चाईबासा आदि जिलों में बहुत घने घने जंगल, वहीं पर शहरीकरण, खनन, जो वन भूमि का हो गया, इससे क्या हुआ, जो कृषि में परिवर्तन भी आया और जो अवैध कटाई होता है, ठीक है, चाहे वो इलीगल चाहे कटाई हो जाए, ये माइनिंग हो हमारे पास, ये वनों को लगातार हानि पहुंचा रहा है। अब झारखंड में देखिए वन संशोधन के कारण क्या क्या चीज़ों को बताया गया। जैसे पहले वनों की कटाई के कारण औद्योगिक और जो शहरीकरण की
तेजी से वनों का जो तेजी से विनाश हुआ है, साथ ही साथ खनन अगर होगा यानी कोयला लोहा बॉक्साइट अगर निकाला जाएगा तो हमारा वंश सिकुड़ते चला जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस वजह से यह एक अत्यधिक दबाव पड़ता चला जा रहा है यहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जो इकोलॉजी का बैलेंस किया जाता है हमारे पास, इससे भी क्या हुआ देखिए इकोलॉजी का बैलेंस में दिक्कत आया है हमारे पास, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे लगातार पेड़ पौधे काटेंगे तो जलवायु परिवर्तन में और जो जैव विविधता में लगातार यहाँ पर गिरावट देखा गया। और अगला है हमारे पास झारखंड में किए गए कुछ प्रमुख जो वन संशोधन, उनमें है वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हमारे पास यहाँ बताया हुआ है कि वनों की अंधाधुंध जो कटाई होती थी उसको रोकने के लिए लागू किया गया। बिना सरकार की अनुमति के देखिए जंगल को जो गैरकानूनी रूप से काट दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। फिर आया अगला हमारे पास भारतीय वन नीति 1988 का, जिसमें क्या हुआ वनों को जनता के सहयोग से संरक्षित करने पर जोर दिया गया। जो भी सामुदायिक वनों के संरक्षण की अवधारणा को लगातार बढ़ाया गया। अनुसूचित जो जनजाति और जो अन्य परंपरागत जो वन अधिकार थे या वनवासी जो थे, ये नियम लाया गया 2006 में। तो आदिवासियों को पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार दिए गए और वनों के संरक्षण के साथ आदिवासी जो हित थे उन पर ध्यान रखा गया। फिर झारखंड की जो राजकीय नीति थी बेसिकली हमारे पास, जिनमें वन महोत्सव का आयोजन हुआ, झारखंड राज्य वनीकरण कार्यक्रम हुआ, प्लांटेशन ड्राइव्स हुए हमारे पास। जौहर योजना के तहत आदिवासियों को जो लघु वनोपज के लिए बाजार यहाँ पर उपलब्ध किया गया। अब इसके अंदर कुछ चुनौती है, जिससे पहला जो भी खनन कंपनी माइनिंग कंपनी है भैया उसको तो पैसा लगा है, वो तो दबाव डालेगा सरकार पर। अब जो लकड़ी कटाई होती थी उन्होंने क्या किया यहाँ पर कानूनी रूप से लागू करने में ढिलाई हुआ, यहाँ मतलब कम बढ़ते चला गया। प्लस वन जीवों में आवास का यहाँ नुकसान होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। और साथ ही साथ जो आदिवासी का विस्थापन होता था विकास परियोजनाओं के कारण ये सब कुछ बढ़ता चला गया हमारे पास। अगला बताया हुआ है संसाधन और समाधान और सुझाव। जैसे सामुदायिक भागीदारी से क्या हुआ, जो भी स्थानीय ग्रामीण थे और आदिवासियों ने वनों के संरक्षण में यहाँ पर शामिल किया गया। साथ ही साथ खनन और वनों का संतुलन उपयोग करके इसे सतत पोषण विकास में रखा गया और सख्त कानून यहाँ पर लागू किए गए। जैसे अवैध कटाई और अतिक्रमण हो गया, उन पर यहाँ पर नियंत्रण पाने की बात कही जाने लगी। साथ साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और अधिक से अधिक जो भी वृक्ष हो सकते हैं वो लगाए जाने लगे। झारखंड में वनों का जो संरक्षण है केवल यहाँ पर सिर्फ कह सकते पर्यावरणीय नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण या अत्यंत आवश्यक है। वनों का संरक्षण हो गया, जन सहयोग और सतत विकास की नीतियों ने क्या किया झारखंड में हमारे पर्यावरणीय दृष्टि से सतत बना सकती है। और इस सरकार और विशेष सरकार और समाज अगर मिल जाए तो हमारे झारखंड के जंगलों को फिर से हरे भरे भी हो सकते हैं। सवाल है हमारे पास कि झारखंड के देखिए जो प्रमुख लोक नृत्य हो गए और इसके संगीत की विवेचना करनी है, तो हमारा झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य जो जिसमें सांस्कृतिक पहचान उसकी हमारी लोक कथाएं या जो नृत्य हो गए और संगीत से यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ के लोक नृत्य और संगीत जो है आदिवासी के जीवन, उत्सव, त्योहार और सामाजिक अवसरों का एक अभिन्न हिस्सा है। यह नृत्य और गीत न केवल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देखिए हमारी सामाजिक एकता, परंपरा और इतिहास है उनको जीवित रखने का कार्य करते हैं। तो झारखंड के प्रमुख जो लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला छऊ नृत्य। यह झारखंड का विश्व प्रसिद्ध हमारा नृत्य है, जिसमें विशेषकर यह पश्चिमी सिंहभूम हो गया और जो सरायकेला खरसावां क्षेत्र उनमें ये लोकप्रिय है। जैसे इसमें मुखौटों का हम लोग उपयोग करते हैं, जो मार्शल आर्ट हो गया और नाट्य कला का समन्वय होता है। यह बेसिकली धार्मिक उत्सव जैसे सरहुल होली पर होता है हमारे पास और यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर सूची में यह नृत्य शामिल है हमारे पास। अगला है पाइका। पाइका नृत्य जो होता है एक युद्ध कला पर आधारित नृत्य है हमारे पास, जिसमें तलवार ढाल का उपयोग होता है, वीरता का प्रदर्शन होता है और यह विजय उत्सव होते हैं और वीरता की याद में यहाँ पर किया जाता है। फिर तीसरा हमारे पास है सरहुल नृत्य। यहाँ पर आदिवासियों की जो प्राकृतिक पूजा है उस पर आधारित यह नृत्य है हमारे पास, जो कि बसंत ऋतु में सरहुल त्योहार के समय ये होता है हमारे पास। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है पुरुष और महिलाएं साथ नाचते हैं और ड्रम और मांदर की ताल पर यहाँ पर नाचते हैं। डोमचक नृत्य है हमारे पास, यह शादी ब्याह में किए जाने जो नृत्य होता है उसमें होता है। इसमें हाथ से और व्यंग से भरे जो गीत होते हैं वो महिला और पुरुष एक साथ इसमें नाचते हैं। फिर होता है झाल झूमर नृत्य। इसमें होता है संथाल और अन्य जो आदिवासी हमारे पास समुदाय में लोकप्रिय नृत्य होता है। ये जो फसल कटाई और जो सामूहिक वैसे उत्सव होता है उसमें होता है। विशेषता क्या होता है, झाल जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है और झूमर की ताल पर यहाँ पर क्या होता है समूह नृत्य होता है। फिर है जदुर नृत्य। यहाँ पर यह झारखंड के नागपुरी क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। अवसर धार्मिक अवसर और जो सामूहिक विवाह होता है उस समय किया जाता है इसमें हमारे पास। इसमें नृत्य और गीत का क्या होता है हमारे पास सुंदर मिश्रण होता है। अगर हम बात करें झारखंड का पारंपरिक जो लोक संगीत है हमारे पास उनमें है सबसे पहले नागपुरी। जैसे बिहार में भोजपुरी हमारे पास तो यहाँ नागपुरी है। तो झारखंड के नागपुरी समाज में जो प्रचलित है उनमें विशेषता हो गया ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, बांसुरी का उपयोग करना हो गया। गीत में हो गया विवाह, त्योहार और कृषि कार्यों के लिए गाए जाते हैं। फिर संथाली जो गीत हो गया इनमें संथाल आदिवासियों का गीत हो गया। विशेषता हो गया इनमें बानम, तिरियो, ढाक जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। फिर गीतों में देखिए प्रेम, वीरता और प्रकृति का यहाँ वर्णन होता है।
तीसरा पॉइंट है हमारे पास कर्मा गीत। जैसे कर्मा आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे, कर्मा पर्व के अवसर पर गाया जाने जो गीत होता है उसे कर्मा गीत कहा जाता है। ये विशेषता ढोल और मांदर के ताल पर यहाँ पर एक सामूहिक गान होता है हमारे पास। जनजातीय जो धार्मिक गीत होते हैं जिनमें आदिवासी क्या करते हैं, देवताओं और प्रकृति की स्तुति में गाए जाने जो नृत्य होते हैं, इनमें मांदर, बांसुरी, ढाक, इन सब चीजों का इस्तेमाल हमारे पास किया जाता है। फिर लोक नृत्य और संगीत का जो महत्व होता है इसके बारे में बताया गया कि यह सामाजिक एकता और सामूहिक भावना को बढ़ाने के लिए है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास को संरक्षित करता है। साथ ही साथ धार्मिक और जो आध्यात्मिक हमारे भावना को ये व्यक्त करते हैं और पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देते हैं। तो झारखंड के लोक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का आत्मा का परिचायक है, न केवल आदिवासी जीवन के उल्लास और संघर्ष को व्यक्त करते हैं बल्कि आने वाली जितनी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत भी है। इसके संरक्षण और प्रचार से झारखंड की अद्वितीय पहचान लगातार यहाँ पर बढ़ी रही है, ये बताया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमने आपसे बच्चों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर मैं फिर से आपसे बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताए हुए वो एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा सवाल आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर ये हमने पढ़ा दिया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, देखिए एक आंदोलन में सवाल जरूर आएगा जिसमें असहयोग हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी का हमारे झारखंड के संदर्भ में क्या महत्व है ये पूछा जा सकता है पेपर में। और ये तो करा दिया एक राज्य के रूप में झारखंड के राज्य के गठन का वर्णन करें, ताना भगत आंदोलन किया कर बता दिया, झारखंड के वन संशोधन का, और एक पढ़ लीजिए झारखंड आंदोलन के बारे में। झारखंड के मुख्य जो लोक नृत्य वो हमने आपको पढ़ा दिया। अब हर यूनिट के हिसाब से देखिएगा तो ये यूनिट 1 का देखिए जितना 5 सवाल है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जाइएगा तो ये हमारे पास नीचे आ जाए यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टोटल 6 सवाल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। फिर यूनिट 3 देखिएगा तो झारखंड आंदोलन के प्रमुख कारणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें और झारखंड आंदोलन के विभिन्न जो संगठन थे उनकी भूमिका बतानी है। फिर यहाँ नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख जो चरण उनको वर्णन करना है, साथ ही साथ झारखंड राज्य के गठन की जो प्रक्रिया होती है और पृष्ठभूमि बताना है। झारखंड आंदोलन में आदिवासी जो हमारे संगठन और नेताओं की भूमिका बतानी है। यूनिट 4 में हमारे पास जो हमारे प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस हो गए और उनका महत्व पर यहाँ चर्चा करना है। फिर प्रमुख संगीत और त्योहारों का वर्णन करना है। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था का उसका इतिहास और जो विकास को बताना है और झारखंड के जो प्रमुख शैक्षणिक स्थान है और उनके योगदानों का यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो हमने आपको डिस्कस कर दिए। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको आंसर भी बता दिया आप सभी बच्चों को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बता भी दिया। तो शेयर करें इस वीडियो को, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।